इस वीडियो में हम FS मॉड्यूल के और भी कुछ मेथड्स को देखेंगे जिनका यूज करके हम फाइल के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फाइल को रीनेम करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, डायरेक्टरी डिलीट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना। तो जो सारी चीज़ें हम कमांड लाइन का यूज करके कर सकते हैं ना, हमने जैसे कमांड लाइन वाले सेक्शन में देखा था कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कमांड लाइन का यूज करके। तो वही सारी चीज़ें हम Node.js का यूज करके भी कर सकते हैं, अपने कोड का यूज करके कर सकते हैं। तो अब इसमें से कोई भी मेथड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम याद रखना है। हम इसको करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का यूज करेंगे। Node.js के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, हमें यहाँ पे सर्च करना है Node.js, बस गूगल पे Node.js सर्च कर देना है और nodejs.org ये वाली लिंक आ जाएगी। हमें nodejs.org ओपन कर लेना है और यहाँ पे डॉक्स पे चले जाना है। तो डॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं। हम अभी फाइल सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि फाइल मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ABCD इस ऑर्डर में ये यहाँ पे है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्टेड है जो सारे यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं। तो ये फाइल सिस्टम का पूरा ये पेज है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्रोमिसेस API के अंदर हमें ये एक तो क्लास मिल रही है फाइल हैंडल। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, या मतलब जब हम पढ़ेंगे बफर्स, स्ट्रीम से सारी चीज़ें, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हमें FS promises, तो बेसिकली जो हम promises से इंपोर्ट करते हैं ये promises से, तो इसको ये FS promises बोल रहे हैं। ये इस तरह से इसको बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहे इस तरह से बोलें, चाहे FS ही नाम दें और चाहे तो डायरेक्टली हम डिस्ट्रक्चर कर लें। तो बेसिकली प्रोमिसेस API के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो हमें लाइन से सारे मेथड्स को नहीं देखना है। हम देख सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहे तो सीख सकते हैं। हम एक बार ये जो एक्सेस नाम का मेथड है इसको एक बार हम देखते हैं, और इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर ये मोड लिखा है इसका क्या मतलब है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि ये भी एक्सपेरिमेंटल है, ये अभी स्टेबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, फिर भी हम इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज करके हम ये चेक करते हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ये टेस्ट यूजर्स परमिशन भी हम टेस्ट कर सकते हैं, और फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये आपको कई जगह पे इस तरह से सिंटैक्स मिल जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा फिर कॉमा लगा है, ये बहुत ही वियर्ड सच सिंटैक्स है, लेकिन इसका मतलब सिंपली ये होता है कि ये मोड वाला जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस वाला पैरामीटर ये ऑप्शनल है, बस इतना ही है। बस इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि एरे यहाँ पे पास करना है और फिर आगे कॉमा, ये पता नहीं क्यों लगा है, लेकिन इस पूरे का मतलब है कि ये ऑप्शनल सिंटैक्स है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। तो थर्ड पैरामीटर इसके अंदर जो अपेंड फाइल है उसके अंदर हमने ऑलरेडी देख रखा है। अपेंड फाइल को पाथ और डेटा दो चीजें पास करते हैं, और थर्ड ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, इसलिए हमने उसको देखा भी नहीं है। तो ये एक्सेस वाला अगर हम देखें तो ये स्टेबल नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, लेकिन इसका यूज करके हम उसके परमिशंस को चेक कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम टर्मिनल से कैसे परमिशन चेक कर सकते हैं ना, तो वैसे ही हम इसका भी यूज करके परमिशन चेक कर सकते हैं। तो इसको हम अभी नहीं देखते हैं, इसको बस मैंने सिंटैक्स दिखाने के लिए कि इसका क्या मतलब होता है। ये इसका मतलब होता है किसी भी मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर ये ऑप्शनल पैरामीटर है। तो हम कौन सा देखेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस करना सीखेंगे, जैसे कि रीनेम करने के लिए। चलो सबसे पहले देखते हैं कोई मेथड है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं तो ये है रीनेम वाला मेथड। तो रीनेम का मेथड एग्जैक्टली एज इट इज है, और इसको कैसे यूज करना है इसको अगर हम ओपन कर लेंगे तो और भी डिटेल में हमें ये चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे यहाँ पर हमें ये ओल्ड पाथ और न्यू पाथ हमें ये डालना है। तो जैसे आपने देखा होगा, हम जब टर्मिनल के अंदर रीनेम करते हैं तो MV कमांड का यूज करके रीनेम करते हैं, तो वहां पे भी हमें पाथ डालना होता है, ओल्ड पाथ और न्यू पाथ, या फिर हम डायरेक्टली ओल्ड नेम और न्यू नेम भी डाल सकते हैं और ये काम करेगा। तो चलो हम किसी फाइल को रीनेम करके देखते हैं। अभी जैसे हमारा ये Node.js फाइल है, इसी को हम रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें रीनेम नाम का एक ये फंक्शन मिल जाएगा। अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस हम ऐसे ही जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनका बस हम नाम ढूंढ के कर रहे हैं। जब आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आप दोबारा से यहाँ से आके कर सकते हैं, या फिर ChatGPT से पूछ के कर सकते हैं। इस बार हम डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर रहे हैं, कई बार हम ChatGPT का यूज करते हैं, तो हम
दोनों का यूज़ करेंगे। हमें डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना आना चाहिए और हमें चैट जीपीटी भी यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी कई बार ये बताता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस वाला मेथड था ना, ये एक्सेस वाला मेथड यहाँ पे बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल है, अभी इसको प्रोडक्शन में मत यूज़ करना, ये एक्सपेरिमेंटल। जो चैट जीपीटी है वो ऐसा नहीं बताएगा, उससे जब पूछोगे कि एक्सपेरिमेंटल है तब वो बताएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है। अगर कोई मेथड डेप्रिकेटेड है, जैसे यहाँ पे नीचे एक मेथड होगा जो डेप्रिकेटेड होगा, कहीं ना कहीं वो मेथड होगा, एक एग्जिस्ट नाम का मेथड होता है, शायद इससे रिमूव ही हो गया है। ये देखो, ये fs.exists, ये डेप्रिकेटेड मेथड है। ये चैट जीपीटी तुरंत नहीं बताएगा इस तरह से लाल लाल लिख के कि ये डेप्रिकेटेड है, वो आपको दे देगा, क्योंकि वो ओल्ड डेटा पर ट्रेन हुआ है, वो तुरंत हर रोज अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो है ये अपडेट हो रहा है। जैसे ही कुछ भी कोड में चेंज होगा नोड.जेएस के, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना आना चाहिए। तो हम रीनेम करने जा रहे हैं इस फाइल को, ये नोड.जेएस फाइल को हम रीनेम करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर हमें ये पास करना है ओल्ड पाथ। तो ओल्ड पाथ है हमारा node.js.png और न्यू पाथ हम क्या कर देते हैं backend.png, ये कर देते हैं। और अब हम अपना कोड अगर रन करेंगे तो हमारी ये node.js वाली फाइल जो कि यहाँ पर है ये रीनेम हो जाएगी, और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस की जो रिजॉल्व वैल्यू होती है वो वॉइड रहती है, यानी कि हम इसको अगर अवेट करेंगे तो भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अनडिफाइंड ही मिलेगा। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे कुछ कोड रन करवाना है बाद में, या फिर रीनेम्ड, अगर हमें ऐसा कोड रन करवाना है कि रीनेम के बाद में जब हमारी फाइल रीनेम हो जाए तब ये कोड रन हो, तब हमें अवेट लगाने की जरूरत है। हम यहाँ पे ऐसे ही अवेट थ्रो कर सकते हैं, ऐसे ही अवेट थ्रो मतलब हम फेंक सकते हैं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, कोई एरर थ्रो करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हम अवेट लगा सकते हैं। अगर हमें कोई कोड इस पे डिपेंडेंट करवा के हमें बाद में रन करवाना है, अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो तुरंत ही वो कोड रन हो जाएगा और बाद में रीनेम होगा। तो अभी यहाँ पर अगर मैं node app.js रन करता हूं तो आप देखना ये node.js से चेंज होकर backend.png हो गया है। तो फाइल का कंटेंट कुछ भी नहीं चेंज होगा, फाइल जैसी थी वैसी ही रहेगी, ये वैसे ये फाइल है, और ये हमारा रीनेम हो गया। और ये कोड तब रन होगा जब हमारा ये रीनेम हो चुका रहेगा। अवेट यानी कि ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो जाएगा उसी के बाद ये कोड रन होगा। अगर ऐसा कर देंगे तो तुरंत ही रन हो जाएगा, और अभी तो ये एरर देगा क्योंकि इस नाम की फाइल कोई एग्जिस्ट नहीं करती है node.js, वो हमने रीनेम कर दिया ऑलरेडी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे एक फाइल को रीनेम करना है तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मैं सीधा रीनेम कर लूंगा, इतना कोड लिखने की क्या जरूरत है। तो हाँ, सही बात है, अगर आपको खुद से रीनेम करना है एक फाइल को तो आप ऐसे ही कर लेना, लेकिन आपको समझना है कि कोडिंग किस लिए होती है। कोडिंग इसलिए नहीं होती है कि एक फाइल को रीनेम करना है, एक फाइल को चेंज करना है। कोडिंग होती है ऑटोमेशन के लिए। जब आप सो रहे हो तब आपका ये कोड रन करता रहेगा और ये रीनेम कर देगा आपकी फाइल को। ये जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो आप एप्लीकेशन बना के छोड़ देते हैं, आप एक यूजर को दे देते हैं, यूजर यूज करता है और उसका कोड रन होता है, और आपने जो सोचा था जिस तरह से काम होगा वो काम होता रहता है, और आप सो रहे होते हैं। तो इसलिए इसकी जरूरत होती है, इसलिए नहीं कि ये जब आप जग रहे हैं, जब आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तब आपको ये जरूरत होगी, नहीं, आप इसको बना के छोड़ देंगे, इसको डिप्लॉय कर देंगे, कहीं रख देंगे अपने कोड को, और जब यूजर इसको यूज कर रहा होगा और कहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपका कोड रीनेम करेगा। तो ये रीनेम ही नहीं, कोई भी काम जो होता है जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक परफॉर्म करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें करवाते हैं, तो वो सारा एक तरह से कोड जो होता है हमारे काम को ऑटोमेट कर देता है। तो ये ऑटोमेट करने के लिए है ताकि हमें मैनुअली ना करना पड़े। अभी आपको इसका यूज ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, लेकिन जब आप एप्लीकेशंस बनाएंगे, बड़ी एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका जरूर यूज होगा। और ये हमने रीनेम करना सीख लिया। अब देखते हैं रीनेम के बाद क्या होता है। हमें मान लो कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आ जाए तो कॉपी करने के लिए होगा कुछ, यहाँ पे कॉपी के लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं दिख रहा है, क्या मेथड होना चाहिए। यहाँ पर ये कॉपी,
मैं यहाँ पे फाइल हैंडल के ऊपर ढूंढ रहा था, वहाँ पे नहीं, ये कॉपी फाइल है, ये मेथड हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हमें दो मेथड्स दिख रहे हैं, एक तो कॉपी फाइल है और एक सीपी है। दोनों ओपन कर लेते हैं, देखते हैं दोनों का क्या काम है। यहाँ पर कॉपी फाइल, ये क्या करेगा, एसिंक्रोनसली कॉपीज सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये एसिंक्रोनसली कॉपी करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अब इसका सिंटैक्स ऐसे होगा, सोर्स का हम पाथ देंगे और डेस्टिनेशन का पाथ देंगे और एक जगह से दूसरे जगह तक कॉपी कर देगा। अब हम दूसरा वाला मेथड देखते हैं, सीपी वाला मेथड क्या करता है। तो ये सीपी मेथड यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, एसिंक्रोनसली कॉपीज इंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रॉम सोर्स टू डेस्ट यानी कि डेस्टिनेशन। तो ये जो सीपी मेथड है ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी को ही कॉपी करता है, और जो कॉपी मेथड है, कॉपी क्या नाम था, कॉपी फाइल मेथड है, ये सिंगल फाइल को कॉपी करता है। और ये बिहाइंड द सीन्स Node.js के अंदर ही लिखा है, Node.js का ही कोड लिखा हुआ है। fs मॉड्यूल का यूज करके ये रीड कर रहा होगा और फिर एक नई फाइल के अंदर राइट कर रहा होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, कैसे हम रीड और राइट कर सकते हैं, और हमने एक कॉपी जैसा कुछ बना लिया था। वैसे ही आप एक फंक्शन बना सकते हैं, वहाँ पे एक सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों मैंडेटरी फील्ड्स हैं। और फिर हम यहाँ पे मोड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इस मोड वाले ऑप्शनल पैरामीटर को नहीं यूज करेंगे। आपको जहां भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा और फिर कोई भी पैरामीटर का नाम दिखे तो आप समझ लेना कि ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, हम केवल ये दोनों चीजें देखेंगे। तो चलो हम कॉपी करते हैं, कॉपी फाइल नाम है इसका यूज करके हम कॉपी करते हैं। ये रीनेम को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और मैं यहाँ पे कॉपी फाइल इसको कर दूंगा, और इसका नाम मैं backend.png से node.js.png मैं दोबारा से यानी कि एक नई फाइल क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे कॉपी करके वहीं पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ दे दूं तो ये डेस्कटॉप पे भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। अभी मैं इतना ही करता हूँ। तो ये देखो हमारा एक नई फाइल क्रिएट हो गई है, उसके अंदर सेम कंटेंट है। अगर मैं पूरे डेस्कटॉप का पाथ दूं, मैं यहाँ से डेस्कटॉप के इस फाइल का पाथ कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी एज पाथ कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डबल कोट्स ऑलरेडी रहता है इसके अंदर, और ये टेक्स्ट डॉट जो भी टेक्स्ट फाइल थी उसको मैं हटा दूंगा, और जहाँ पे सिंगल स्लैश है वहाँ पे डबल स्लैश कर दूंगा। अब ये फाइल यहाँ से कॉपी होके डेस्कटॉप पे चली जाएगी। अभी डेस्कटॉप पे कोई भी Node.js नाम की फाइल यहाँ पे है नहीं। अभी मैं ये करके अगर यहाँ पे करूँ डेस्कटॉप पे, तो ये देखो आपके सामने यहाँ पे आके प्रकट हो गई है ना। थोड़ा सा टाइम लगा, बस आके प्रकट हो गई, हमने देख लिया। तो इस तरह से हम कॉपी फाइल का यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही करके लिख के रख दो, और जब भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तब आप यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन देख लो। यहाँ पे हम प्रोमिसेस वाला मेनली यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे आके प्रोमिसेस वाला ही देखना है। यहाँ पे फाइल हैंडल ये बाद में हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे आके प्रोमिसेस के अंदर जो भी मेथड्स हैं वो सारे देख लेना है आपको। ये नॉर्मल वर्जन वाला हम नहीं यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल वाला हम नहीं यूज कर रहे हैं, ये सब कॉल बैक फंक्शन वाला वर्जन है, उसको हम नहीं यूज कर रहे हैं। प्रॉमिस वाला हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कॉपी भी कर लिया। अब कॉपी डायरेक्टरी अगर हमें करना है, एक डायरेक्टरी अगर हम यहाँ पे बना दें, src नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं चलो एक इमेज, यही वाली इमेज डाल देता हूँ। और अब अगर मैं इसको कॉपी फाइल का यूज करके कॉपी करूँ, चलो डेस्कटॉप के ऊपर ही कॉपी करते हैं, और इसका नाम मैं src दे दूंगा, और यहाँ पे ./src। अब कॉपी फाइल का यूज करके मैं एक डायरेक्टरी कॉपी नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्टरी अगर मुझे कॉपी करना है तो ये देखो ये एरर देगा, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ये एरर दे रहा है कि हम इसका यूज करके कॉपी नहीं कर सकते। अगर हमें डायरेक्टरी कॉपी करना है तो हमें cp ये वाला मेथड यूज करना है, cp, इससे डायरेक्टरी कॉपी हो जाएगी। अभी यहाँ पे सोर्स नाम की डायरेक्टरी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर कहीं भी नहीं है। अभी जैसे मैं एक कमांड रन करूंगा ये अपनी app.js, तो नहीं आया क्योंकि एरर आ गया है। देखते हैं क्या एरर है।
कुछ हमने सिंटैक्स हो सकता है इसका सही से नहीं यूज किया हो, एक बार हमें वो देखना पड़ेगा। पाथ इज ए डायरेक्टरी, हाँ ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी है, तो चलो हम इसका ये देखते हैं आके ये कैसे यूज होगा। सीपी वाला मेथड, ये सीपी है, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स पाथ टू कॉपी, सोर्स डेस्टिनेशन टू कॉपी, डेस्टिनेशन पाथ, सोर्स पाथ टू कॉपी, डेस्टिनेशन पाथ टू कॉपी टू, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ ट्रू करने की जरूरत है क्या, यहाँ पर ये रिकर्सिव वाला जो ऑप्शन है ना, इसको हमें ट्रू करना होगा। यहाँ पर अगर हमें लिखा है कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, अगर हमें डायरेक्टरीज को कॉपी करना है रिकर्सिवली तो हमें इसको ट्रू करना होगा। डिफॉल्ट इसका फॉल्स रहता है, ये फॉल्स है, इसको हमें ट्रू करना है। और ये ऑप्शंस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट पास करना होगा यहाँ पर, और एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे रिकर्सिव ट्रू, ये करना होगा। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये कॉपी हो गया होगा, यहाँ पे सोर्स नाम का फोल्डर कॉपी हो गया और उसके अंदर ये फाइल भी है। तो हमें रिकर्सिव ट्रू ये फ्लैग यहाँ पे ऐड करना होता, फ्लैग नहीं ऑप्शन हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं। हमने कॉपी करने का देख लिया, हम देखते हैं मूव कैसे करेंगे। यहाँ पे मूव, यहाँ पे और सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मूव के लिए यहाँ पे पता नहीं ऑप्शन होगा कि नहीं, एक बार देखते हैं। एक बार हम गूगल पे सर्च करते हैं मूव, हाउ टू मूव फाइल्स इन Node.js। स्टैक ओवरफ्लो का आ गया है। यहाँ पे रीनेम का यूज करके ही मूव करते हैं, जैसे टर्मिनल के अंदर वो होता है ना, टर्मिनल के अंदर हम mv कमांड का यूज करके रीनेम करते हैं, तो ये एग्जैक्टली हमारे टर्मिनल का उल्टा है। टर्मिनल में हम मूव कमांड का यूज करके रीनेम करते हैं, यहाँ पे हम रीनेम मेथड का यूज करके मूव करेंगे। तो चलो करके देखते हैं। इसमें हमें नया पाथ देना होगा, जैसे अभी मैं इस बैकएंड फाइल को मूव करके डेस्कटॉप पे ले जाना है। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर कोई बैकएंड नाम की फाइल नहीं है, तो इसे मैं मूव करता हूँ। मूव करने के लिए हम दोबारा से रीनेम यूज करेंगे, और रीनेम में हमारा ये जो बैकएंड है ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो जाएगा, और जो सेकेंड आर्गुमेंट रहेगा वो जब हम रीनेम कर रहे थे तो हम सीधा उसका नाम दे रहे थे। अब अगर हमें मूव करना है तो हमें जहां पे मूव करना है, जिस जगह पर, उसका पूरा पाथ देना है। यहाँ पे ये पूरा पाथ हो जाएगा, और फिर पाथ के साथ साथ हमारा जो नेम होगा वो तो चेंज नहीं होगा। अगर हम चाहें तो मूव और रीनेम दोनों कर सकते हैं एक ही साथ में। अभी हम नॉर्मली सिंपली मूव करते हैं, तो आप देखना node-app.js मैं इसको रन करूंगा तो ये यहां से मूव होकर डेस्कटॉप पे चली जाएगी, backend.png फाइल। ये मैंने रन किया और यहाँ पे ये backend.png फाइल आ गई है, और इधर से वो backend.png फाइल गायब हो चुकी है। एक बार Ctrl+Z करता हूँ तो ये वापस फिर से यहीं पे आ गई है, और ये वो वाली फाइल नहीं आई है, ये दूसरी फाइल आई है। ये जब हम इससे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना अपने कोड का यूज करके, तो उनको Ctrl+Z करके वापस नहीं ला सकते हैं। जब VS कोड से ही डिलीट करते हैं, तो डिलीट या मूव करते हैं, तो हम उसको Ctrl+Z करके यूज नहीं वापस कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारी ये फाइल डेस्कटॉप पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल आई है ये सोर्स के अंदर हमने जो मूव की थी वहां से आ गई है Ctrl+Z करने पे। तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मूव के साथ साथ हम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये मूव किया था तो हमने यहाँ पे ये फाइल का नेम दिया था, ये क्या बोलते हैं, सेम नेम दिया था। अगर हम कोई दूसरा नेम दे दें तो वो मूव के साथ साथ रीनेम भी हो जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है कि इसी app.js फाइल को ही मैं मूव कर देता हूँ। ये रन होगी और ये खुद को ही मूव कर देगी। देखते हैं app.js, और इसको मूव करने के साथ साथ मैं रीनेम भी कर दूंगा। मैं इसको कर दूंगा script.js। तो देखते हैं, रन करते हैं, ये मूव हो गई।
ये खुद ही रन होके खुद को मूव कर लिया इसने। अब मैं क्या करूँ, इसको वापस लेके आता हूँ, ये ऐसे वापस ले आया मैं, और इसको मैं कोड का यूज करके ही रीनेम कर दूंगा। ये app.js हमें करना है, script.js अभी है, ये यहाँ पे script.js हमें रन करना होगा, script.js। तो ये रीनेम होके app.js हो गया, यानी कि वो फाइल खुद को भी मॉडिफाई कर सकती है। तो ये जो हमारा Node.js है ना, इसको पूरे फाइल सिस्टम का एक्सेस होता है, ये किसी भी फाइल को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तुमने रीनेम करना भी देख लिया और मूव करना भी देख लिया। मूव करने के लिए और रीनेम करने के लिए, दोनों के लिए यही सेम मेथड यूज होगा। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूं, रीनेम मेथड is used to move and rename। rename और move दोनों करता है जो rename मेथड होता है। तो ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करना है, हम यहाँ से नहीं, हम खुद से, हमने rename करना सीख लिया, move करना सीख लिया, कॉपी करना सीख लिया। अब डिलीट करना सीखते हैं, एक बार देखते हैं डिलीट कैसे होगा। तो डिलीट करने के लिए एक यहाँ पे डिलीट नाम का कोई फंक्शन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको डिलीट नाम से कोई भी मेथड नहीं दिखेगा। उसके लिए होता है एक अनलिंक, ये अनलिंक नाम का एक वो होता है फंक्शन। और ये क्या काम करता है, ये मैंने अनलिंक वाला नहीं खोला, ये कोई दूसरा खोल लिया, ये अनलिंक यहाँ पे है। तो अगर ये सिंबॉलिक लिंक को पाथ रेफर कर रहा है तो लिंक रिमूव हो जाएगी मेन फाइल को डिलीट किए बिना। लेकिन ठीक है, इफ इट रिफर्स टू फाइल, जो कि हमारे केस में रहेगा, सिंबॉलिक लिंक हमने देखा था क्या होता है, वो हम उसके साथ नॉर्मली डील नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एक पाथ है फाइल का तो क्या होगा, फाइल इज डिलीटेड, तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। यानी कि इसका यूज करके हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो अब डिलीट करने के लिए कुछ फाइल्स हम रखते हैं। यहाँ पे मैं ये दोनों फाइल्स यहाँ पे ले आता हूँ और कॉपी फोल्डर, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये फोल्डर ऑलरेडी है। तो अब हम अनलिंक करते हैं। डिलीट करने के लिए अनलिंक मेथड होता है। आप चाहे तो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में बना के रख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही दोबारा से आप जब भी जरूरत पड़े आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे या ChatGPT से पूछ लीजिए। यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लीजिए हाउ टू अनलिंक नहीं, हाउ टू डिलीट फाइल इन Node.js, ये कर देंगे तो आपको स्टैक ओवरफ्लो का लिंक मिल जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर यही चीज ChatGPT से आप पूछ लेंगे तो और भी जल्दी बता देगा, और भी शॉर्ट में बता देगा। ये देखो fs.unlink यहाँ पे बताया गया। तो आपको याद नहीं करना, बस आपको अभी समझ लेना है। आपको बस ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा किया जा सकता है, बस इतना पता होना चाहिए। अगर इतना याद है तो बहुत है उतना। अब मैं यहाँ पे अनलिंक को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया ऑलरेडी मैंने, और अनलिंक करता हूँ एक फाइल जिसका नाम है backend.png। backend.png को अनलिंक का यूज करके डिलीट करूंगा और node app.js रन करेंगे। अब यहाँ पर जब कोड का यूज करके हम डिलीट करते हैं या टर्मिनल का यूज करके डिलीट करते हैं तो ये उसमें नहीं जाता है जो रिसाइकिल बिन होता है, परमानेंटली डिलीट होता है। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया और रिसाइकिल बिन में ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर रिसाइकिल बिन के अंदर ये नहीं आएगा। और Ctrl+Z का यूज करके भी यहाँ पे मैं बैकएंड, देखो बैकएंड डॉट ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दूसरे फाइल्स हैं वही है यहाँ पे। तो backend.png यहाँ पे नहीं आया है और इसको Ctrl+Z का यूज करके हम वापस भी नहीं ला सकते हैं। Ctrl+Z करेंगे, ये बोल रहा है कुछ दूसरा ही बोल रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। तो इसको मैं नो कर देता हूँ। ये हमने एक बार डिलीट कर दिया, अगर अपने कोड का यूज करके या टर्मिनल का यूज करके तो गया। तो इसीलिए हमें जब भी डिलीट करना होगा हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा कि हम कुछ गड़बड़ चीज तो नहीं डिलीट कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसा अनलिंक करके बस सीधा सी ड्राइव ही डिलीट कर दें ऐसा डिलीट, अब एग्जैक्टली इससे सी ड्राइव तो नहीं डिलीट होगा, पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है।
ये टेस्ट भी मत करना कि होगा कि नहीं, नहीं तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा क्यूरियस रहना जब भी इसको यूज़ करना है। अब अगर हमें एक डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके देखेंगे डायरेक्टरी के लिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया। तो डायरेक्टरी के लिए क्या होता है, ये होता है RMDIR, जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना, टर्मिनल में भी ऐसे ही होता है RMDIR। तो RMDIR और RM ये दो होती हैं। तो RMDIR एम्प्टी डायरेक्टरीज को डिलीट करता है, और RM जो होता है वो जो एम्प्टी डायरेक्टरीज नहीं भी होती हैं उनको भी डिलीट करता है। तो हम दोनों को एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट ये बना लिया एम्प्टी डायरेक्टरी। अब मैं इसको अगर डिलीट करूँ RMDIR का यूज करके, क्या है RMDIR और यहाँ पे टेस्ट, बस इतना करके अगर मैं रन करूंगा तो हमारी टेस्ट जो डायरेक्टरी थी वो डिलीट हो गई है। अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसी RMDIR का यूज करके मैं SRC इसको डिलीट करता हूँ। तो आप देखना ये एरर देगा। ये क्या एरर दे रहा है, ये बोल रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो जिस तरह से आपने टर्मिनल में RMDIR कमांड का यूज करके डिलीट किया था तो बता रहा था डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, एकदम वैसे ही यहाँ पे भी बताता है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना है RM कमांड। और RM कमांड का यूज करके अगर हम डिलीट करते हैं तो देखते हैं, तो फिर भी डिलीट नहीं हुआ। ये फिर भी क्या दे रहा है, पाथ इज डायरेक्टरी, ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी है। तो RM का यूज करके हम नॉर्मली फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे node.js.png ये करता हूँ और हम रन करके देखते हैं। ये हमारी node.js.png फाइल डिलीट हो जानी चाहिए और डिलीट हो गई है। तो RM का यूज करके हम नॉर्मली फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, अनलिंक का भी यूज करके फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अनलिंक का यूज करके हम फोल्डर्स को नहीं डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को नहीं डिलीट कर सकते हैं। हम RM का यूज करके डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने देखा ऐसे तो डिलीट नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे रिकर्सिव ट्रू करना होगा। रिकर्सिव ट्रू एग्जैक्टली जैसे टर्मिनल के अंदर अगर आपने देखा है ये कमांड्स कैसे काम करती हैं तो एकदम वैसे ही है। बस हमें यहाँ पे थोड़ा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज करना होता है, वहाँ पे टर्मिनल का सिंटैक्स होता है, वहाँ पे वो होता है रिकर्सिव का फ्लैग होता है -r फ्लैग, वो हम देते हैं। ये करके अगर मैं करूँ तो सोर्स वाली जो डायरेक्टरी है ये पूरी डिलीट हो जाएगी। ये देखो डिलीट हो गई। तो इस तरह से हम डायरेक्टरीज को भी डिलीट कर सकते हैं। अब क्या ऑपरेशन बचा है, हमने रिमूव कर दिया है, हमने क्रिएट नहीं किया है अभी। चलो क्रिएट करना सीखते हैं। क्रिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे क्रिएट होगी फाइल। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कोई मेथड है क्या, ये देखो chmod कमांड है, ये परमिशंस चेंज करने के लिए होता है। तो परमिशन चेंज करना अगर आपने सीखा है तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं। chown ये कमांड मैंने नहीं बताई है, लेकिन इससे ओनर को चेंज करते हैं कि यूजर फाइल का ओनर कौन है। और क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फाइल को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिख रहा है, तो चलो देखते हैं कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन Node.js। ये राइटिंग फाइल्स ChatGPT से पूछते हैं, ये साफ साफ आंसर नहीं दे रहा है। स्टैक ओवरफ्लो का राइटिंग टू फाइल ये बोल रहा है। तो वैसे हम राइट मेथड का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, मे बी वही होता हो। हम एक बार ChatGPT ओपन कर लेते हैं, chatgpt.com, और यहाँ पे पूछते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन Node.js।
तो ये राइट फाइल का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, लेकिन हमें टेक्स्ट अगर नहीं लिखना है तो हम एम्प्टी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल लिखना था, मैंने पहले ही सेंड कर दिया। तो राइट फाइल के अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देंगे। तो वही राइट मेथड जो हमने देखा है उसी का यूज करके हम क्रिएट भी करते हैं। और यहाँ पे मैं राइट मेथड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर हमें क्रिएट करना है कोई भी नई फाइल, जैसे कि मान लो script.js या style.css, तो हम करेंगे राइट फाइल। मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूंगा जो भी फाइल मुझे क्रिएट करनी है। तो जैसे कि style.css फाइल, और यहाँ पे हमें कंटेंट एम्प्टी देना है। और अगर हम इसको नहीं देंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो शायद एरर आएगी। मैं यहाँ पे app.js करूँगा तो ये बोल रहा है कि ये डेटा जो है ये इनवैलिड डेटा है, हमें एक स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी कम से कम, या बफर डालना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देंगे उसके अंदर। ये देखो क्रिएट हो गई हमारी style.css फाइल और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस तरह से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने अब फाइल के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीख लिया है। क्या क्या? क्रिएट कैसे करना है, इस तरह से क्रिएट करना है राइट फाइल का यूज करके। रीड तो हमने पिछले वीडियो में ही सीख लिया था। पिछले क्या, जब हमने इंट्रोडक्शन टू एफएस मॉड्यूल देखा था तभी हमने रीड करना सीख लिया था। अपडेट हमने राइट वाले वीडियो में देखा जब हमने राइट मेथड पढ़ा था। तो अपडेट करना भी सीख लिया। अपडेट में अपेंड वाला भी होता है, एक अपेंड वाला होता है और एक राइट फाइल होता है। यहाँ पे हम अपेंड का भी यूज करके फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अपेंड फाइल ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये अच्छा, ये अलग से इंपोर्ट हुआ है, ये इसी के अंदर होना चाहिए। ये हम प्रोमिसेस वर्जन करेंगे इंपोर्ट। तो अपेंड फाइल का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं styles.css कर देता हूँ, वो style.css था, तो एक नई फाइल ये क्रिएट होगी styles.css। तो इस तरह से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपेंड और राइट मेथड का यूज करके हम अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं इसका यूज करके। और डिलीट करने के साथ साथ हमने कॉपी भी करना सीख लिया, हमने रीनेम भी करना सीख लिया, मूव भी करना सीख लिया। हमने देखा ये मूव कैसे करते हैं। और डायरेक्टरीज को क्रिएट करना नहीं सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वो तो मुझे लग रहा था कि सब हो गया है, मैं गिनाने लग गया था। अब एक चीज बाकी है, डायरेक्टरीज को कैसे क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरीज को डिलीट करना सीखा हमने, डायरेक्टरीज को क्रिएट नहीं करना सीखा हमने। और रीनेम से देखते हैं डायरेक्टरी रीनेम होती है कि नहीं। यहाँ पे src कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ एक फाइल डाल देते हैं और मैं रीनेम का यूज करके इसको रीनेम करता हूँ। देखते हैं रीनेम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं src को रीनेम करके यहाँ पे कर देता हूँ, क्या कर दूँ, बिल्ड, ऐसे ही कोई भी नाम दे सकते हैं। app.js किया, ये देखो रीनेम हो गया। यानी कि हम डायरेक्टरी को भी रीनेम कर सकते हैं इसका यूज करके। डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल है, हम mkdir ये मेथड है, हमें प्रोमिसेस से इंपोर्ट करना है। यहाँ पे जब सजेशन देना तो हमें ये प्रोमिसेस वाला सेलेक्ट करना है। तो जब ये करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये mkdir ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। mkdir ये सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे बस हमें डायरेक्टरी का पाथ देना है। बाकी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है जो कि ऑप्शंस है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, रिकर्सिव, ट्रू, और शायद ये हमें देना पड़ेगा अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना है। चलो देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, node app.js, ये क्रिएट हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एरर भी दे रहा है। एरर हमारा ये कोड दे रहा है क्योंकि हमने ये रीनेम कर दिया था पहले ही, ठीक है। तो दोबारा से रीनेम नहीं कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये काम करेगा। तो ये देखो टेस्ट फोल्डर क्रिएट हो गया।
मैं हाई नाम का फोल्डर अगर क्रिएट करूंगा तो हाई नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं mkdir फ्लैग नहीं मेथड का यूज करके। तो हमने फोल्डर्स भी क्रिएट करना सीख लिया है, हमने फाइल्स भी क्रिएट करना सीख लिया है, और एक बार फोल्डर क्रिएट हो गया तो उसके अंदर अगर हमें फाइल्स क्रिएट करनी है तो हम सीधा इसी का यूज करके अपेंड फाइल या राइट फाइल का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लैश हाई आगे लगा देंगे, हाई, इस तरह से, तो उस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा जो भी चीज होगा। तो हमने जो भी जनरली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर वो सारी चीजें देख ली हैं। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टैट नाम का मेथड होता है, यहाँ पे एक स्टैट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम यूज करेंगे। इसको हम देखते हैं। स्टैट हमें उसके बारे में स्टैट्स देता है, स्टैट्स यानी कि इंफॉर्मेशन देता है। ये स्टैट मेथड्स हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलो हम इसको यूज करते हैं। तो स्टैट प्रोमिसेस से इंपोर्ट करेंगे हम, प्रोमिसेस से इंपोर्ट हो गया होगा, इतना लंबा हमारा इंपोर्ट का स्टेटमेंट हो गया। मैं ऐसे कर देता हूँ, हाँ, स्टैट को अगर हम कॉल करते हैं उसमें एक फाइल डाल देते हैं, style.css या app.js डाल देते हैं। ये फाइल खुद का ही स्टैट प्रोवाइड करेगी और ये रिटर्न करता है। देखते हैं इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसके अंदर जब रिजॉल्व होगा तो स्टैट्स मिलेगा, स्टैट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट एक तरह से मिलेगा हमें। तो कॉन्स्ट स्टैट्स ये कर देते हैं, यहाँ पे अवेट लगा देंगे ये, और यहाँ पे हम कंसोल लॉक कर लेते हैं स्टैट्स ये कंसोल लॉक कर लिया। अब अगर हम देखते हैं इसको रन करके, मैं इसका यूज करके रन करूंगा ताकि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अच्छे से देख पाएं। और यहाँ पे डिबगर लगाना था, मैं भूल गया, मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। अब ये स्टैट्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया होगा, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और देखते हैं स्टैट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। ये स्टैट नहीं, स्टैट्स ये है। तो इसके अंदर ए टाइम है, ये क्या है एग्जैक्टली, ये सब आप देख सकते हैं। मुझे भी हर एक वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसकी साइज होगी, ये साइज कितने बाइट्स का है, ये कितने बाइट्स की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, ये साइज बताता है। मोड, ये उसका फाइल का मोड बता रहा है, यानी कि परमिशंस उसमें क्या क्या है। हमने देखा था नंबर्स का यूज करके परमिशंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो है। और भी इंफॉर्मेशन है, कई सारी इंफॉर्मेशन है। बल्क साइज, ये है, बल्क साइज और साइज में क्या डिफरेंस होता है ये आप देख सकते हैं। मुझे भी एग्जैक्टली हर एक चीज नहीं पता है यहाँ पे, बस मेनली साइज का यूज करने के लिए, मतलब यूज नहीं, पता करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। और जब भी किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी और और प्रॉपर्टी को समझने की जरूरत पड़ेगी, हम समझ लेंगे। यहाँ पे बर्थ टाइम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बर्थ टाइम यानी कि किस टाइम पे क्रिएट हुआ था, तो ये 20:20 और 15 सेकंड पे क्रिएट हुआ था। अभी कितना टाइम हो रहा है मैं देखता हूँ, सेटिंग्स में आपको चल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइम वाला ओपन कर लूंगा, टाइम एंड लैंग्वेज, ये 8:42 हो रहा है। तो ये 8 यानी कि रात के 20 बजते हैं। 24 आवर्स वाला फॉर्मेट अगर कर देंगे तो 42 हो रहा है, और इसको 20:20 पे क्रिएट किया गया था, यानी कि 8:20 नहीं, कहाँ गया बर्थ टाइम, ये हाँ 8:20 पे इसको क्रिएट किया गया था। और ए टाइम में भी रीड करने का टाइम होगा, कुछ टाइम होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से हम स्टैट्स उसके बारे में देख सकते हैं, उस फाइल के बारे में। देखते हैं ये फोल्डर का भी स्टैट देता है कि नहीं। मैं यहाँ पे src ये कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये एरर दे दिया है। ये फाइल का स्टैट नहीं, फाइल का स्टैट देता है, नो सच फाइल। अच्छा, सोर्स नाम की कोई फाइल ही नहीं, हमने चेंज कर दी है, रीनेम करके बिल्ड कर दिया है इसको, बिल्ड। तो ये काम करेगा शायद। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और ये आ गया। ये फोल्डर के स्टैट्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये देखो, ये स्टैट्स वाला ओपन है, ये फोल्डर का पूरा स्टैट है जो भी है। फोल्डर का साइज उसके अंदर कुछ होगा नहीं, एम्प्टी फाइल होगी, इसीलिए
यहाँ पे ये है। और क्या पता मैं यहाँ पे कुछ साइज रख दूं तब भी ना आए। मैं कुछ कंटेंट रख रहा हूँ, इसका साइज कुछ हो गया होगा, कुछ ना कुछ बाइट्स। देखते हैं ये साइज बढ़ता है कि नहीं। यहाँ पे स्टैट्स के अंदर साइज यहाँ पे अभी भी 0 है। तो जैसे हमने देखा था ना, जब हम फाइल्स यहाँ पे हम टर्मिनल में भी फोल्डर का साइज देखते हैं ना, तो वो फिक्स रहता है, एक पर्टिकुलर साइज फिक्स रहता है। वैसे यहाँ पे भी ये फिक्स है फोल्डर का साइज। ये नॉर्मली उसके अंदर कंटेंट कितना है उसका साइज हमें नहीं प्रोवाइड करता है। ये हमारा बिल्ड फोल्डर और बिल्ड का ही हम स्टार्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड था, इसीलिए हमने देख लिया। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, लेकिन सबको अगर देखने जाएंगे, सबको अगर हम अभी सीखने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और ज़्यादा मतलब भी नहीं उनका। यहाँ पे एक वॉच नाम का मेथड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमें सीखना चाहिए, लेकिन इसके लिए अलग वीडियो में भी कर सकते हैं, इस वीडियो में भी कर सकते हैं। चलो इस वीडियो में ही हम वॉच मेथड देख लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में मैं चाह रहा हूँ ये सेक्शन कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट मेथड और कोई नहीं है। बाकी आप खुद से अगर चाहें एक्सपेरिमेंट करना, देखना, समझना, तो यहाँ पे सारे मेथड्स हैं, आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और जब भी अगर हमें किसी और एक्स्ट्रा मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीख लेंगे। हम अभी के लिए वॉच मेथड को सीख लेते हैं। वॉच मेथड क्या होता है, तो मैं कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं वॉच मेथड को इंपोर्ट करता हूँ। वॉच, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब जैसा नाम है वैसा इसका काम है, एक फाइल को वॉच करता रहता है, देखता रहता है फाइल में चेंज हुआ कि नहीं, फाइल में कोई चेंज हुआ है कि नहीं। तो मान लो कि हमारे पास एक टेक्स्ट डॉट फाइल डॉट txt ऐसे एक फाइल है, एक सिंपल सी फाइल है। अब हम इसको अपने Node.js का कोड यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा Node.js इसको वॉच करता रहे। तो हम यहाँ पे अपने इस फाइल को वॉच करेंगे और वॉच करने के लिए हम प्रोमिसेस वाला वर्जन नहीं यूज करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एक इटरेबल रिटर्न करता है, फिर उस पर हमें लूप करना पड़ता है, जबकि जो नॉर्मल वाला वर्जन है ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे हम सीधा अपने फाइल का नेम दे देंगे। हमारे फाइल का नाम है file.txt, file.txt, और फिर उसके बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन डालेंगे और इसके अंदर जो पहला आर्गुमेंट होगा वो होगा इवेंट टाइप, और दूसरा होगा वो फाइल नेम होगा। अब फाइल नेम की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फाइल नेम हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम चलो ये कॉन्सोल लॉग करके दिखा देते हैं। मैं कॉन्सोल लॉग करता हूँ यहाँ पे इवेंट टाइप और फाइल नेम, ये दोनों चीज़ें। अब ये तब फायर होंगे जब हम अपने फाइल में कोई चेंज करेंगे। चेंज कैसे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करते हैं और यहाँ पे इसको हमें अपने एप्लीकेशन को चलाना होगा। ये तो एरर दे दिया इसने, देखते हैं क्या एरर है। एक मिनट, यहाँ पे हम स्टार्ट वाला यूज कर रहे हैं और सोर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। वो फाइल्स सारी डिलीट हो चुकी हैं। तो अब ये वॉच कर रहा है, देखो हमारा नोड का जो प्रोसेस है वो एग्जिट नहीं हुआ, वो वॉच कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, ये देखो, तो यहाँ पे हमें चेंज, एक तो जो इवेंट का टाइप है वो प्रिंट हुआ है, इवेंट का टाइप है चेंज, और फाइल का नेम। तो फाइल के नेम में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। किस फाइल में चेंज हुआ है, बस इवेंट का टाइप हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिले के साथ हो रहा है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप करता जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ये इतनी देर बाद हुआ, तो ये इसीलिए क्योंकि ऑटो सेव में हमारे डिले लगा हुआ है कि 1 सेकेंड बाद हो, और वो डिबाउंसिंग भी यूज करता है। मतलब हम जब तक टाइप करते जा रहे हैं तब तक वो सेव नहीं करेगा। ये भी सेव नहीं हो रहा है, बस हमें दिख रहा है लेकिन फाइल में सेव नहीं हो रहा है। जब हम थोड़ा सा इसको 1 सेकेंड का टाइम देंगे तब ये सेव होगा और फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ऑटो सेव का टाइम अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और कॉमा दबाता हूँ और विंडोज़ की सेटिंग्स में जाता हूँ, विंडोज़ की नहीं, अपने VS कोड की सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे ऑटो सेव ये सर्च करता हूँ
और ऑटो सेव का जो डिले है, ये वाला डिले 1000 मिली सेकेंड है, मैं इसको कर देता हूँ 0 मिली सेकेंड्स, यानी कि इंस्टेंटेनियसली जैसे मैं टाइप करूँ ये सेव हो जाना चाहिए। तो अभी देखना आप ये कितनी बार फायर होगा, ये मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ बार बार। अभी ये देखो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम से रियल टाइम में ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रियल टाइम में ये फायर हो रहा है हमारा इवेंट। तो सही है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत पावरफुल चीजें कर सकते हैं, जैसे कि, और ये इवेंट टाइप जो है, ये ऐसा नहीं कि हम इस फाइल के अंदर ऐसे चेंज करेंगे तभी वो फायर होगा, ये कई केसेस में फायर हो सकता है। जैसे अगर हम इसको रीनेम करेंगे, मैं इस फाइल को रीनेम करके, अरे इस तरह से मैं रीनेम करता हूं तो रीनेम इवेंट फायर होगा। मैं यहाँ पे फाइल 1 कर देता हूं, तो ये देखो रीनेम इवेंट फायर हुआ है। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और चेंज और रीनेम दोनों इवेंट फायर हुआ है, क्योंकि उसका हमने नाम दोबारा से चेंज करके ये कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो देखना आप, ये डिलीट करने पे भी रीनेम इवेंट फायर हुआ है, क्योंकि ये फाइल जो है ये प्रॉपरली डिलीट नहीं हुई, ये मूव हुई है रिसाइकिल बिन में, इसीलिए ये रीनेम इवेंट फायर हो रहा है। एक मिनट, मैं इसको बैक कर देता हूँ और मैं कंट्रोल Z का यूज करके मैं दोबारा से इसको वापस ले आता हूँ, फिर से रीनेम इवेंट फायर हो रहा है, क्योंकि ये ट्रूली डिलीट नहीं हो रही है। अब डिलीट करने के लिए हम चलो RF यूज कर लेते हैं, देखते हैं तब डिलीट इवेंट फायर होता है कि नहीं। मैं एक न्यू टर्मिनल कर लेता हूँ और मैं करता हूँ RM, और फिर हमारी फाइल का नेम है file.txt, और इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, स्प्लिट करके मुझे साइड बाय साइड देखना है कि कौन सा इवेंट फायर हो रहा है। हमारा Node.js वाला कहाँ गया, चलो यहाँ पे दोबारा से मैं रन कर देता हूँ node app.js, तो ये चल रहा है। मैं ये डिलीट करता हूँ और फिर भी मैंने RM किया है, तब भी ये रीनेम इवेंट ही फायर हो रहा है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स वो रीनेम ही होता है और डिलीट हो जाता है। अगर हम इसको मूव भी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जिससे भी ये RM का यूज करके हमने डिलीट किया तो परमानेंटली डिलीट हुआ है, ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी ये रीनेम इवेंट फायर कर रहा है। ऐसे जब हम मूव करेंगे तब भी रीनेम इवेंट फायर होगा। तो ये रीनेम इवेंट कॉमन होता है बहुत सारे चीजों के लिए। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इफ इवेंट टाइप इक्वल टू चेंज, और देखो चेंज और रीनेम यही दोनों इवेंट ही होते हैं, मुझे लगा था और भी होते हैं, लेकिन चेंज और रीनेम यही दोनों इवेंट ही होते हैं इस पे, तो इसीलिए कोई दूसरा इवेंट नहीं फायर हो रहा है। और हम यहाँ पे अगर चाहें तो चेंज इवेंट पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल का कंटेंट रीड करके प्रिंट कर सकते हैं और रीड करके कोई भी काम करवा सकते हैं। काफी पावरफुल चीज है ये। मैं यहाँ पे console log fs यहाँ पे await करूंगा, fs डॉट रीड या फिर रीड फाइल, एक प्रोमिसेस वाला रीड फाइल में यहाँ पे कर लूंगा, और फिर यहाँ पे ये फाइल ये कर लेंगे और इसको async बनाना पड़ेगा, async। ये अब देखते हैं क्या होता है। node app.js, ये क्या एरर आ गई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, अच्छा डिलीट हो गई है ना। तो file.txt यह है इसका नाम। हम अगर इसको रन करते हैं और इसमें हम कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो ये देखो, अरे ये तो बफर प्रिंट हो रहा है, हमें इसको स्ट्रिंग में करना होगा। तो स्ट्रिंग में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें UTF-8 दे देंगे, UTF-8। ये अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और यहाँ पे कुछ टाइप करूं तो ये देखो एकदम हाय हाउ आर यू, जिस तरह से हमारे उसमें होता है ना, फ्रंट एंड के अंदर हम इनपुट फील्ड में टाइप करते हैं तो कंसोल में प्रिंट होता है, एकदम वैसे ही यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। और ये देखो
मतलब मैंने न्यू लाइन एंटर की, ये प्रिंट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज़ करके आप बहुत ही क्रेजी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ही मस्त चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप चाहें तो आप स्पीड जो होता है ना, टाइपिंग स्पीड, उसको फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक अपने app.js के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लीजिए, एक पैराग्राफ, और बोलिए कि वो पैराग्राफ यूज़र टाइप करे, साइड बाय साइड देख के टाइप करे, कैसे भी टाइप करे, और फिर आप उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रहेगा, थोड़ा लॉजिक लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन बनाया जा सकता है इसका यूज़ करके। तो बस यही सारे मेथड्स थे, इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, और बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर सबको सीखने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, और उतना ज़रूरी भी नहीं है। तो जब भी फ्यूचर में किसी दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको सीख लेंगे उस टाइम पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे मेथड्स समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फाइल्स होती हैं ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, कैसे जीरोज एंड वंस में स्टोर्ड होती हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बहुत ही मस्त होने वाला है। वहाँ पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, और कैरेक्टर इनकोडिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। और मैंने सोचा था कि इसके बाद हम बफर्स वाला सेक्शन करेंगे, लेकिन बफर्स को समझने के लिए हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी तब तक हम बफर्स को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। और जो Node.js होता है वो बफर्स पे काम करता है, बाइनरीज पे काम करता है। जब तक हम बाइनरीज नहीं समझेंगे तब तक हम Node.js नहीं समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं, बाय। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।